अपनी वो टोपी उतारकर लोगों से भीख मांगा वोट के लिए और बहुत सारे उनके साथ वादे किए हैं, लेकिन एक साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है क्लास फोर्थ मुलाजिम है इस टाइम, ये एमएलए तो है ही नहीं, फिर बेबस बेबस है। जब मेरा जैसा आदमी बिना झिझक बिना डर आवाज उठा सकता है, एक इलेक्टेड एमएलए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो मैं कांग्रेस। जानना चाहूंगा, जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल हुआ, उस 1 साल के कार्यकाल से आप सेटिस्फाई हो? किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आए। अब सवाल रहा कि सरकार को 1 साल हो गया इस टाइम हुकूमत में, पूरी बहुमत के साथ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है लोगों ने, और पूरी ताकत के साथ उमर अब्दुल्ला साहब को इस सदन में भेजा, जो कि आज चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। अगर आप काम की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक जो पिक्चर एक होती है वो पिक्चर बनाया इन्होंने असेंबली को। वहां पर काम करने के बेहतर ही उससे बेहतर ये सिर्फ लड़ाइयां करते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। 1 साल इनको इसी में जुड़ा हुआ है, लड़ाई करने में। वो इस पर इसको इल्जाम दे रहा है एलजी साहब को, एलजी साहब चीफ मिनिस्टर साहब को इल्जाम दे रहा है, और आपस में एमएलएओं के जो वहां पे हाथापाई भी हो रही है 1 साल से, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं जो सरकार में है, तकरीबन 50 बार जिसको कहते हैं, वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास इस टाइम एमएलएज हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब को ये याद रखना चाहिए था कि जब उसने इसी आवाम के सामने अपनी वो टोपी उतारकर लोगों से भीख मांगा वोट के लिए और बहुत सारे उनके साथ वादे किए हैं, लेकिन 1 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। के लिए आप काम करिए तो मुलाजिम है, मुझे लगता है क्लास फोर्थ मुलाजिम है इस टाइम, ये एमएलए तो है ही नहीं, फिर बेबस बेबस है। जब मेरा जैसा आदमी बिना झिझक बिना डर आवाज उठा सकता है, एक इलेक्टेड एमएलए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। एक साहब तो आवाज उठाते हैं, कोई भी वादा अभी तक 1 साल में पूरा नहीं हुआ। एक एक दिखाइए आप, सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पर अगर काम करते हैं तो मीडिया करती है, मीडिया के नजरों में भी पूरा है, सब कुछ है। मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी का, और हम चाहते हैं कि इस सरकार में अगर हाँ एक काम जरूर हुआ है, जिनको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ उठाने से पहले उस फाइल पे साइन किया, जो लैंडलेस है, होमलेस है, उनके घर दिए जाएंगे। लेकिन उसका ऑर्डर, और आज जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्डर देखिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार में घर देने के बजाय घरों से बेघर कर रहे हैं, घर देने के बजाय घरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। बेघर किया गया 1 साल में? मुझे लगता है बहुतों को किया गया है। आप यहाँ पे तो एक कुछ दिन पहले ये वाक़ा अरफात डेंग साहब, जो मीडिया के साथ भी ताल्लुक रखता है, एक गरीब घराने का जो 40 साल से वहां रह रहा है, और उसको बिना नोटिस दिए हुए उसका घर उजाड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला ने उखाड़ा है? और किसने उखाड़ा है? यूटी सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब है। उमर अब्दुल्ला साहब के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। चलो कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि आप कश्मीर से आते हो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आते हो। क्या हालचाल है कश्मीर के आजकल? क्योंकि 1 साल हो चुका है, सर्दियों का आयाम भी चल रहा है, लोग परेशान है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, बिजली से लोग परेशान है। स्मार्ट मीटर्स वो हाथ में लगाते हैं, वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें सड़कों पे आती है। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था 200 यूनिट्स बिजली देने का, या उससे पहले जो आपने पहले भी जिक्र किया कि उमर साहब ने टोपी उतार के जो है लोगों से वोट मांगे। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन प्रेजेंटली इन कश्मीर? देखिए, कश्मीर की हालात बुरी है, जम्मू एंड कश्मीर की तबीयत खराब है, और बुरी तरीके से खराब है। मैं इतना जरूर आपको बताऊं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आसमान को छू रही, बेरोजगारी कितनी है हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के आप भी रहने वाले हो। मुझे बताओ, आपके इस जो आपका ये मीडिया है, आप में कई लड़के ये भी, आप लोग पीएचडी करके मीडिया में हो, अगर गवर्नमेंट सोचता तो आप शायद नौकरी में होते, लेकिन बदकिस्मती है। खुश है? आप खुश हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर से आप खुश नहीं है। आप जैसे नौजवान भी, हम तो फोर्थ पिलर है, हम तो इस वक्त एक ब्रिज बने हुए है सरकार और आप लोग। मुझे लगता है सबसे बड़ी इबादत मैं मीडिया को समझता हूँ, सबसे बड़ा जॉब जो है मीडिया ही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक
बेरोजगारों की आवाज किसी किसी तक पहुंच जाती है। यहाँ की अगर किसी की आवाज दबाई जाती है, एक ही मीडिया है, एक ही रास्ता है लोगों के पास, वो मीडिया होती है, एक ही सहारा होता है, वो मीडिया होती है। यहाँ पे आप देखिए पिछले टाइम से ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पास एक बहुत बड़ा एक बिजनेस था, वो फ्रूट का बिजनेस था। आपने देखा उमर अब्दुल्ला सरकार में ही महीनों भर रोड बंद रहा। जब उमर साहब को पूछा गया तो उसने बोला ये रोड भी मेरे तक नहीं है। खुशी आई है, रोड फिसक गया, तो उसमें उमर साहब क्या करें? उसमें आपके एक हॉर्टिकल्चर के मंत्री, वो तो आपके डिस्ट्रिक्ट से ही आते है क्यों मंत्री कोई आया? वो तो एनसी के ही मंत्री थे ना, डिप्टी चीफ हैं। मिनिस्टर वो भी। तो पैदल चल के आए कश्मीर से उधमपुर, एक देखा था। बिल्कुल देखा मैंने, पैदल तब आए वो जब पूरा सत्यानाश हुआ था, जब कहीं करोड़ों करोड़ों में हमारी प्रॉपर्टी जाया हो गई थी, कहीं करोड़ों में हमारा फ्रूट तबाह हो गया था, फिर तो पैदल आना ही था उनको, उनको दिखाना था ना कि हम भी पैदल चल रहे लोगों के साथ और हम भी इस सफर में शामिल हैं। सिंपैथी गेन करने के लिए। बिल्कुल इन्होंने ऐसा किया है। देखिए आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वादा किया है कि एक बार मुझे सरकार में आने दो, आपका बिजली फीस जो है माफ होगा, आपके स्मार्ट मीटर हट जाएंगे, आपके 1 लाख नौकरियां मैं दूंगा, आपके गैस सिलेंडर में फ्री दूंगा, आपको फ्री राशन दूंगा। मुझे बताओ कहाँ है ये छोटे वादे हैं? कौन सा वादा अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है जो कि मैं आपको मीडिया में बताऊं? मैं उमर अब्दुल्ला साहब को सलाम करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 10 जो प्रॉमिस किए उसमें एक। आर यू सेटिस्फाइड उमर अब्दुल्ला की जो इस वक्त 1 साल का कामकाज? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पूरा देश सेटिस्फाइड नहीं, जो मैं कश्मीर के लोग सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इससे बेहतर हमें यूटी थी, हमें एलजी प्रशासन ही ठीक था, कहीं कुछ भी होता तो मुझे लगता काम निकलते थे। लेकिन हम आज जम्मू एंड आपकी कश्मीर पार्टी तो जो है ये इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, आपकी पार्टी तो एनडीए के साथ है, तो आप तो ऑटोमेटिकली जो है क्रिटिसाइज करोगे उनको। नहीं नहीं, अगर हमारी पार्टी भी, हमारी एनडीए सरकार भी कहीं गलत करेगी लोगों के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, शायद मैं आपको आपके मीडिया के वसादत से कहता हूं कि आशिक एमएलए उनके खिलाफ भी आशिक संघर्ष साहब, एक सवाल मेरा ये रहेगा, अगर जो इस वक्त यूटी के अंदर एमएलए है, अगर आपको बारामूला का एमएलए 19 के बाद जो 1 साल से ज्यादा अरसा जो एमएलए को हुआ, अगर आप एमएलए होते, क्या आपको लगता है कि आप काम कर सकते थे जो लोगों के साथ वादे एमएलए ने किए? जरूर। मैं इतना कहूंगा कि मैं अपने बारामूला की बात करूं, मैं एमएलए नहीं हूं, बट इतना जरूर है एमएलए से बेहतर काम करता हूं। वो आप लोगों से पूछ सकते हो, आपके मीडिया के पोर्टल्स पे देखा जाता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं लोगों के बीच में जाता हूं। कम से कम मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं प्रेजेंट एमएलए नहीं हूं, मेरे पास फंड्स होते मैं रोड ड्रेन पास। एमएलए कह रहे हैं कि जो पावर्स है वो महदूद है, हमारे पास इख्तियार में वो पावर्स नहीं है, हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें हर चीज में अप्रूवल चाहिए, हर चीज में जो है दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, हमारा फोन कॉल जो है कभी कभार जो है अफसर हो, एग्जिन हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, डीएसपी साहब, वो भी रिसीव नहीं करते। देखिए आप ये बोलते कि हमें पास करना पड़ता है असेंबली में, लेकिन आगे कोई मानता नहीं। जब इस एमएलए साहब को अपना तनख्वाह बढ़ाना था तो वो कैसे पास हुआ? वो तो इसमें तो बीजेपी साथ, बीजेपी के 29 एमएलए भी साथ। अगर बीजेपी नहीं भी साथ होती तो मेजॉरिटी किन की है? अगर 28 बीजेपी के कैंडिडेट्स हम बाहर निकालेंगे या 29 हैं बाहर निकालेंगे, उसके बिना भी पूरी बहुमत नेशनल सरकार की आती है, उनके एमएलए आते हैं, उन्होंने वो पास किया, अपनी गाड़ियों के लिए करोड़ों रुपया फंडिंग वहां गुजार करवाए, नई गाड़ियां लाए, नया आशियाना लिया, पुराने क्वार्टरों को रिजेक्ट किया, अपने सैलरी को बढ़ाया। इसी तरह अगर ये एमएलए साहब असेंबली में एक मीटिंग बुलाते, उसमें कोई भी डेवलपमेंट की जो जो भी काम हर कोई तो मेमोरेंडम, हर कोई बिल तो असेंबली में लाई जाती है कि यार ये काम होना चाहिए। हमेशा हम देख रहे हैं कि उमर साहब से जब हम सवाल करते हैं या उनके जो काबीना वजीर है उनसे जब हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा रिसेंटली जो एज रिलैक्सेशन का इशू सामने आया था, आपने देखा ही होगा, 2-3 दिन पहले बच्चे जो है इधर पार्क में बैठे हुए थे, तो उमर साहब कह रहे हैं कि मैंने फाइल भेजी है, एलजी साहब साइन नहीं कर रहे, एलजी साहब कह रहे हैं कि मैंने फॉरवर्ड कर दी है, उमर साहब के पास भेजी है। तो परेशान है ना, लोग परेशान है, चाहे जम्मू हो कश्मीर। यही बात होगी ना, वही बात जब इरफान डे का घर
उजाड़ दिया, बिल्डोजर चला दिया गया, तो उस टाइम भी यही बोला गया कि अपना एलजी साहब ने अपना बयान दे दिया मीडिया पे कि मुझे किसी चीज के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। यहाँ से कह रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं। उमर साहब कह रहा है कि मुझे भी पता नहीं है। भाई कहां से आसमान से ये बिल्डोजर आया और उसने इरफान डेंग के घर के ऊपर हमला किया? यहाँ की फोर्सेस को पता नहीं है, यहाँ की पुलिस को पता नहीं है, यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है, यहाँ पे जो मैन चीफ है एलजी साहब और उमर साहब, इनको पता नहीं। तो फिर अगर इनको पता नहीं है, तो अगर इरफान डेंग का घर तबाह हो गया, कल हमारा घर भी तबाह हो सकता है। फिर हम किस पर उम्मीद रखेंगे, किस पर यकीन रखेंगे? तो फिर तो कोई भी इस मुल्क में आ सकता है और वही बिल्डोजर तमाम जम्मू एंड कश्मीर पे चलाएगा। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बोलेगा मुझे पता नहीं है, यहाँ का एलजी साहब बोलेगा मुझे पता नहीं है। इसका मतलब है कि हम तो फिर जम्मू एंड कश्मीर, अगर एक दिन का सीएम आपको यूटी में बनाया जाएगा, तो आपको लगता है पॉसिबल है चीजें जो आप कह रहे हो? कौन सा वाला? जो आप कह रहे हो कि ये चीजें होनी चाहिए, या बिजली फ्री हो, राशन की बात आ रहा है, अगर आपको सीएम बनाए यूटी के अंदर, क्या आपको लगता है ये चीजें पॉसिबल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। मैं कहता हूं कि ये छोड़ दे। आप शायद मान इसका मजाक आप बनेगा। मान ले कि नहीं, आप मान लो कि आप एक दिन के सीएम हो। मेरी बात इस वक्त चीफ मिनिस्टर से हो। मैं इतना जरूर बताऊंगा, छोड़ दे कुर्सी। हम भी चैलेंज करते हैं। आज हम छोटे लोग हैं, हम बड़े नहीं है। हमारे दादा परदादा कोई सियासत में नहीं था। मैं एक आम नागरिक हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और एनडीए की तरफ से अपने रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी की पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर का एक पद मिला है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी, चीफ एडवाइजर के तौर भी काम कर रहा हूं मैं कहता हूं ये एमएलए साहब अपने चीफ मिनिस्टर को साइड में रखे, हम मैदान में आ जाएंगे और काम नहीं होगा, हम बता देंगे हम इस मुल्क को छोड़ देंगे। ये बहुत सारे तजुर्बकार है सियासत में। कई एमएलए 5-5 बार 10-10 बार एमएलए बने हैं कंटिन्यू। क्या करेंगे? बेबस है। अगर बेबस है तो छोड़ दो, कुर्सियां छोड़ दो। यहाँ एक एमएलए कहता है, वो एक सीरियल चलता है, वो बताए, उसको बोलते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, आप तो एमएलए बने। उसने बोला चुप करो, हमें तनख्वाह निकलती है। ये या तो ये तनख्वाह के लिए आप काम करिए तो मुलाजिम है, मुझे लगता है क्लास 4 तो मुलाजिम है इस टाइम। ये एमएलए तो है ही नहीं, फिर बेबस है। जब मेरा जैसा आदमी बिना झिझक बिना डर आवाज उठा सकता है, एक इलेक्टेड एमएलए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। बेग साहब तो आवाज उठाते हैं आपके एमएलए। कौन से वाले? जावेद बेग साहब। जावेद बेग, मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो एनसी का ही पुतला है ना। डर लगता है ना इनको, इनकी ये डरते हैं। या तो मुझे नहीं लगता है किस चीज से डरते हैं, या तो इससे डरते हैं कि हम जेल जाएंगे, या तो ये डरते हैं कि अभी हमारा तनख्वाह निकल रहा है। मैं इतना कहूंगा, जब जो स्टेट, बिल्कुल स्टेट आनी चाहिए, जो यूटी जो आनी चाहिए, जो साथ हो। बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, अपना पहचान हमारी है। हम चाहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बताया कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। जब भी दे देंगे। सिफारिश के लिए आप सड़कों पे आओगे अगर स्टेट ना मिली यूटी जम्मू कश्मीर को? क्या एलजीपी सड़कों पे आए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम एहतराम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जिस तरह से पहले डिलिमिटेशन, फिर उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद हम स्टेट देंगे। अब 1 साल से जाए दरसा जो उसने बोला ऑनरेबल, हमने उसका एहतराम किया। हम कानून से ऊपर नहीं है। उनने बताया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने बताया, हमारे वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, स्टेटहुड वापस आएगा। मुझे लगता है वक्त पे आ जाएगा। वो कैसा वक्त होना? हम भी हालात ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हालात ठीक होंगे। हालात ठीक है? देखिए, हालात बिल्कुल अभी बेशक ठीक भी नहीं है। आपने देखा पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर चितर बितर यहाँ का टूरिज्म बैठा है, यहाँ की बिजनेस ठप हो गई है। यहाँ आप देखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, कोकरनाग, वेरीनाग, जहां भी डल लेक, जहां भी हमारा टूरिस्ट बाहर से आ रहे थे। पार्लियामेंट में कहा जाता है कि स्मूथली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जिंदगी चल रही है, वहां पे टेररिज्म का ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है। कहीं ना कहीं हमने टेररिज्म का जो मेन जो मॉडल था उसको तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब पार्लियामेंट से लगातार ये आवाज उठ रही है कि अब ये सिस्टम खत्म हुआ, आप कह रहे हो कि हालात ठीक? हालात नहीं ठीक है। ये कौन बोला? कुछ हालात ठीक हुए जिस तरह। देखिए जैसे जो है डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। इतना तो जरूर है, जब नरेंद्र मोदी जी हुकूमत में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट में,
जो हुर्रियत के कैलेंडर निकलते थे वो बंद हो गए, हुर्रियत की दुकानें चल रहे थे वो बंद हुए, गोलियां बारूद बम धमाक चल रहे थे वो बंद हुआ। हमारे स्कूल इस टाइम बेहतर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह पहलगाम में अटैक किया, उससे पहले भी एक अटैक पुलवामा में किया है, कुछ तो कुछ अभी तो वो करते हैं, हालात पूरी ठीक नहीं है। अगर ये लोग यहाँ की एजेंसी, यहाँ की सीआईडी, यहाँ का पुलिस ये कहता है कि बिल्कुल हालात ठीक है, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हम जैसे लोगों को थ्रेट नहीं है, मुझे लगता है फिर सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं।